नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट एचटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 8 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एग्रीकल्चर या कृषि। बिल्कुल न्यू बुक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है चेंज हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लीजिए। क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हमने कंप्लीट रूप से करा दिया। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के सारे एनसीईआरटी चैप्टर को देखने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट को भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की तैयारी जरूर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। कृषि कृषि का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कृषि के नाम से अपरिचित होंगे। ठीक है, शुरू में आप देख पा रहे होंगे कि एक स्टोरी बताई गई है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव में रहते थे। उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्या है क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कृषि है, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे द्वितीयक क्रिया में कौन कौन से आते हैं, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि फैक्ट्रियों से संबंधित है। ठीक है, यानी इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, और तृतीय का क्रियाएं में क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जो सेवा प्रदान करते हैं वो तृतीय क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्राथमिक क्रिया में क्या आपके आ जाएंगे, कृषि हो गया, खनन हो गया। ठीक है, द्वितीयक में फैक्ट्री आ जाएंगे, तृतीयक में सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखेंगे कृषि कृषि एक क्या प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग क्या है कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक की कृषि पर निर्भर है। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में देखते हैं क्या, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों यानी एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका यानी एगर या एग्री जिसका अर्थ क्या है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, यानी आप चित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यानी कि खेती वहीं पर की जाती है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि उत्पादन आप करते रहिए वहां पर फसल ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे ये वर्ल्ड का मैप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या फसलें उगाई जाती है, यानी फसलें उगाने के लिए भूमि है सर्वोत्तम। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, यानी कि देखिए कल्चर जुड़ा हुआ है यहाँ पे एग्री कल्चर हो जाएगा, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। अब यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कृषि। ठीक है, यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे क्या है खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है रेशम उत्पादन। पिस्टिकल्चर मतलब मत्स्य पालन का मतलब होता है। विटीकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती। और हार्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान कृषि यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कृषि तंत्र के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। यानी कि खेती में हम क्या निवेश कर सकते हैं, यानी क्या लगा सकते हैं। ठीक है, जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे कि क्या होता है कि भाई खेती करने के लिए क्या होता है कि पहले उसमें क्या है निवेश किया जाता है। निवेश क्या क्या आप लगा सकते हैं, मशीन को लगा सकते हैं, बीज डाल लगा सकते हैं, रसायन। फिर प्रक्रम होता है यानी कि प्रक्रिया शुरू होती है उत्पादन की। ठीक है, जुताई, बुआई, छिड़काव होता है। फिर निर्गत यानी कि लास्ट में हमें परिणाम क्या मिलता है, फसल हमारी कंप्लीट मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है अब देखिए निवेश क्या क्या हो सकता है इसमें, सूर्य का प्रकाश होता है, वर्षा होता है, तापमान है, मृदा है, ढाल
और भंडारण की जरूरत होती है, श्रम लगता है, मशीनरी लगती है, रसायन लगते हैं, ठीक है। ये मानवीय निवेश है, ठीक है। कृषि के प्रकार देखते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभक्त किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि जैसे जीवन को निर्वाह करना, ठीक है। इसमें क्या है कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग करके किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जैविक कृषि का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गहन निर्वाह कृषि को मतलब क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है? स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि में देखते हैं क्या है कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ये कर्तन, दहन, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, घुमंतू चरवाह खेती, ये सारे एक ही क्या है, कृषि का नाम है। अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कि जो स्थानांतरित खेती है या कर्तन दहन खेती है, इसको अन्य देशों में किस नाम से जानते हैं? देखिए, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जानते हैं। जैसे पेपर में पूछता है कि झूमी किसी कहाँ पर नाम है? उत्तर पूर्वी भारत में है। मिल्पा कहाँ पर है? मैक्सिको में। रोका कहाँ पर है? ब्राज़ील में। लद्दाख कहाँ पर? मलेशिया में। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु की बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि वो अपने जानवरों को ले चलते हैं झुंड में एक साथ। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, ठीक है। यानी वाणिज्यिक कृषि में क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, तीन चीज़ें, ठीक है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में देखते हैं, फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घात के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। मिश्रित कृषि में क्या है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। देखिए, गन्ने की रोपण कृषि, ठीक है, गन्ने भी एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि में देखते हैं क्या है?
रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ क्या है उदाहरण है। ठीक है, और मुख्य फसल को देखते हैं। मुख्य फसल में देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रिश्तेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, चाय और कहवा क्या है, एक पेय फसल है। ठीक है, और ये जूट और कपास क्या है, रिश्तेदार फसल है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल को रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से क्या बढ़ती है। ठीक है, चीन क्या चावल का उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है, अनुकूल जलवायु की दशाओं में ही पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में भी एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम होता है। ठीक है, गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विशेष रूप से उगाया जाता है। यह भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, मिलेट मोटे अनाज यानी मिलेट को मोटे अनाज भी कहते हैं के रूप में जाना जाता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख क्या उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्का के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मक्का को कॉर्न के नाम से जानते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कपास क्या, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछा सकता है कि भाई कितने पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर है 200 से 10। ठीक है, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक क्या है, महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, आगे देखते हैं। पटसन को क्या है, सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ये भी नोट करेंगे। जूट को भी, यह जलोढ़ मृदा में अच्छी ढंग से विकसित होती है। ठीक है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। कॉफ़ी क्या है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कॉफ़ी के बारे में एक रोचक कहानी है कि कॉफ़ी की खोज विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। 1850 में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी जो उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा। उसकी बकरियां प्रतिदिन जो खाया करती थी, उसने भी क्या आनंद के भाव का अनुभव किया। इसके बाद उसने अपनी खोज के बाद विश्व को बताया। ठीक है, चाय क्या है कि बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय पदार्थ है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कृषि का विकास यानी कृषि का विकास कैसे हुआ भाई। कृषि का विकास संबंध
बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। इन सब चीज़ों का यूज करके हम कृषि को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है, खाने पीने की वस्तु को सुरक्षित करना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और हम दो फर्मों के बारे में पढ़ते हैं, एक भारत के बारे में, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, कि वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जानते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है, खाद्य सुरक्षा तभी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। तो चलिए हम एक फार्म भारत के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समी के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारों के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजारों के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए भी कुछ कदम उठाया है। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में मध्य आयोवा राज्य के एक किसान को जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान के रूप में, ठीक है। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर इस चैप्टर को इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के सारे चैप्टर को देखने के लिए और प्रैक्टिस सेट को करने के लिए।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।